श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आगे हमने पहले आदिकाल के बारे में जान लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य लेखन में हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसके आधार पर हम आगे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख परिस्थितियाँ और उनकी विशेषताओं यानी प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य से तात्पर्य है कि मानव समाज जब उन्नति की ओर था, आदिम रूप से वह निकलकर सामाजिक रूप में आया, तो उसने छोटी बड़ी बस्तियां बसाकर उन पर आधिपत्य करना शुरू कर दिया। पशुओं और कुछ मौलिक ज़रूरतों की वस्तुओं के आधार पर राजाओं के बीच में राजा अपनी भूमि पर राज्य किया करता था और उसी आधार पर उनमें आपसी पड़ोसी गांवों और राज्यों के बीच में झगड़ा हुआ करता था। जमीन, कृषि भूमि को लेकर या पशु संपदा को लेकर आपस में युद्ध हुआ करते थे। यही युद्ध आगे चलकर उनके साम्राज्य के रूप में बदलने शुरू हो गए। फिर आदिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय है वह 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक माना था। इसमें उन्होंने आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियां आदिकाल की या वीरगाथा काल की प्रमुख परिस्थितियां, आदिगाथा काल और वीरगाथा काल की प्रमुख परिस्थितियां जो थीं वह धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां थी, जिनके द्वारा वहाँ उस समय एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध लड़ा करता था। युद्ध लड़ने का प्रमुख कारण जमीन या साम्राज्य प्राप्ति या साम्राज्यवाद की भावना जो उनमें पनपी थी वह हुआ करती थी, या कुछ धार्मिक भावनाओं, धार्मिक रूप से भी युद्ध लड़े जाते थे। कुछ युद्ध प्राय उनके अपने शौर्य को प्रकट करने के लिए राजाओं द्वारा किए जाते थे। इनमें पहली परिस्थिति है कि राजनीतिक परिस्थिति में सम्राट हर्षवर्धन के मृत्युपरांत भारत उत्तर भारत की शासन सत्ता सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत उत्तर भारत की शासन सत्ता छोटे छोटे राज्यों में बंट चुकी थी। सभी राजा अपने आप को स्वतंत्र मान चुके थे और सभी राजाओं ने अपने अलग अलग राज्य स्थापित कर दिए। अपनी अपनी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपना अपना राज्य करना शुरू कर दिया और पड़ोसी राजाओं के साथ उन्होंने प्राय विरोध की भावना और भूमि हड़पने के लिए एक दूसरे से युद्ध करना शुरू कर दिया। इस कारण जो दिल्ली का साम्राज्य था, दिल्ली राज्य था, वह आसपास के गढ़वाल, चंदेल, गढ़वाल, चंदेल, परमार
चौहान राजवंशों में विभक्त हो गए और सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। राजपूत राजा निरंतर युद्धों में लगे रहा करते थे। आदिकाल के अंदर राजाओं के युद्धों का वर्णन करने के लिए कुछ प्रमुख कवि होते थे जो राजाओं के या सामंतों के दरबार में रहते थे। वे उनके साथ युद्ध भूमि में जाकर उनके युद्ध कौशल का वर्णन अपने साहित्य में किया करते थे। और राजा और जो सामंत थे जिनके साथ वे रहा करते थे उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए वे अपने पद्य साहित्य के द्वारा उनके मनोयोग को बढ़ाते थे और उनमें उत्साह का संचार करते थे। इसी कालक्रम के अंतर्गत 10वीं सदी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए और उसके बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। उस समय दिल्ली का राजा चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान था जिसने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्धों में हराया था और राजनीतिक की कूटनीतिज्ञता के कारण ही गढ़वाल शासक जयचंद था उसने मोहम्मद गौरी की सहायता करके पृथ्वीराज को हरा दिया। तो इस तरह यह कालक्रम प्राय 1050 से लेकर 10वीं शताब्दी से लेकर 1375 तक लगातार 14वीं शताब्दी तक चलता रहा और राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर जैसे बदलाव आए आगे की परिस्थितियां भी सामने चलती रहीं। अगला था धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का फैलना भी माना जाता है कि भारत की जो प्राचीन वैदिक संस्कृति थी उसका पतन होता जा रहा था और बौद्ध, जैन और मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रभाव के कारण मुस्लिम धर्म भी भारत में लगातार फैलता जा रहा था और धार्मिक परिस्थितियां लगातार विषम होती जा रही थीं। वेदों और पुराणों के स्थान पर बौद्ध और जैन धर्म के साहित्यों ने पुस्तकों ने अपना स्थान लेना शुरू कर दिया था। जैन साहित्य के और बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण भारत में अब एक तीसरी शाखा नाथ संप्रदाय भी शुरू हो चुकी थी। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत प्रमुख गुरु गोरखनाथ ने वाणियों के माध्यम से लोगों को चमत्कार और झाड़ फूंक के माध्यम से तंत्र मंत्र शक्ति के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। अनेक प्रकार के जैन धर्मगुरुओं ने और बौद्ध धर्मगुरुओं ने अलग अलग जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। उन्हें तंत्र मंत्र की शक्ति, जादू टोने के द्वारा चमत्कार दिखाकर निम्न वर्ग को, शोषित वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। उनमें एक प्रकार से ईश्वर के प्रति जड़वादी आकर्षण प्रकट कर दिया था, जिनमें मुख्य रूप से जैन तीर्थंकर थे या जैन कवि थे। उनमें स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल जैसे जैन कवि आते हैं जिन्होंने अनेक रचनाओं के द्वारा भारतीय जनमानस को अपने जैन धर्म की ओर आकर्षित किया। फिर इसके बाद में है कि सामाजिक परिस्थितियां भारत में लगातार राजाओं के विषम व्यवहार के कारण राजा प्राय धन प्राप्ति, साम्राज्य प्राप्ति के लिए आपस में व्यर्थ का शौर्य प्रदर्शन करने के लिए भी लड़ते रहते थे। युद्ध करने का एकमात्र उनका लक्ष्य होता था कि अपने आप को दूसरे राजाओं पर हावी दिखाना और इसी होड़ में वे लगातार युद्ध क्षेत्रों में ही जीवन बिताते थे। उन्हें अपने राज्य और प्रजा की उन्होंने सर्वथा अनदेखी की थी और अनदेखी के अंतर्गत उन्होंने अपनी प्रजा को बिल्कुल त्याग दिया था और इसी कारण समाज में अनेक विषम परिस्थितियां बन चुकी थी।
सामाजिक परिस्थिति लगातार बढ़ते जाने के कारण सामाजिक परिस्थितियां भारतीय समाज जैसा राजा तथा जैसा राजा वैसी प्रजा वाली बात सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत दिखाई देती थी। आदिकाल के अंतर्गत राजा आमोद प्रमोद प्रिय और युद्ध प्रिय रहता था, वैसी ही प्रजा भी होती जा रही थी। राजा के अभाव में प्रजा प्राय निशंक होती गई और अशिक्षित जनता पर साधु संतों और जैन और नाथों और सिद्ध पुरुषों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता चला गया। महामारियों और युद्धों से बचने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए लोग प्राय संतों की ओर आकर्षित होने लगे। समाज में दो प्रकार की विचारधाराएं पनपने लगी, एक निर्गुण और एक सगुण ज्ञान मार्गी शाखा। और समाज में मुस्लिम आक्रमणकारियों यानी मुस्लिम धर्म के लगातार बढ़ते प्रभाव के कारण प्राय पर्दा प्रथा फैलने लगी और एक दूसरे से धार्मिक वैर भाव भी उत्पन्न होने लगा और सामाजिक परिस्थितियां लगातार विकट होती चली गईं। लगातार युद्धों के कारण जनता डरी और सहमी हुई नजर आने लगी। इसका चौथा है, अगला है साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्यिक परिस्थितियां लगातार युद्धों के वर्णन के कारण प्राय साहित्य में नीरसता सी जान पड़ने लगी। केवल साहित्यों में श्रृंगार और वात्सल्य दूर ही हो चुका था। भक्ति रस बचा ही नहीं, भक्ति से ओतप्रोत कविताएं साहित्य कम लिखे जाते थे। प्राय साहित्य वर्णन में युद्धों का वर्णन दरबार के अंतर्गत ज़्यादा दिखाई देने लगा। दरबारी कवि अपने सामंत या राजा की युद्ध वीरता, उसके युद्ध कौशल, उसके शौर्य को ही प्रकट किया करते थे और जनता इस युद्ध वीरता और साहसी साहित्य को पढ़कर ऊब चुकी थी। इस कारण जनता पर जैन साहित्यों और बौद्ध साहित्य की छाप अधिक नजर आने लगी। इसी प्रकार जो नाथ साहित्य परंपरा थी उसमें गुरु गोरखनाथ ने अपनी वाणियों के द्वारा हठ योग की शिक्षा जनमानस को दी। सामान्य जनता अपने मानसिक शांति के लिए, अपने वैचारिकता को शुद्ध रखने के लिए हठ योग की तरफ आकर्षित होने लगी। कुछ लोग जैन साहित्य की ओर आकर्षित हुए क्योंकि जैन धर्मावलंबी थे, जैन गुरु थे, उन्होंने हिंदू पुराणों का, उपनिषदों का प्राकृत भाषा में अपभ्रंश भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया और कुछ एक परिस्थितियों का जैन तीर्थंकरों से जोड़कर उनकी रचना की गई। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का साहित्य था। चारण कवियों की समकालिक आवश्यकताओं पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि उस समय चारण और भाट अपने सामंत या राजा के साथ युद्ध भूमि में पहुंचकर सैनिकों का, अपने आश्रयदाताओं का जिस प्रकार मनोबल बढ़ाते थे, उसी के कारण उन्हें आदिकाल के अंतर्गत इतनी मान और प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। जैसे पृथ्वीराज के साथ चंद्रवरदाई हर युद्ध में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाता था और वहाँ जाकर अपने साहित्य के द्वारा, अपने पद्य कविताओं के द्वारा पृथ्वीराज और उनकी सेना का मनोबल लगातार बढ़ाता रहता था और अतिशय वीरता का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया। अगली है सांस्कृतिक परिस्थिति। सांस्कृतिक परिस्थिति के अंतर्गत आता है कि सांस्कृतिक परिस्थिति में जो भारतीय स्थापत्य कला है उस पर
मुगल और उस पर मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम स्थापत्य कला है उसका प्रभाव धीरे धीरे होने लगा था। भारतीय संगीत और जो वाद्य यंत्र थे उनमें भी मुस्लिम नृत्य कला, गायन और वाद्य यंत्रों का समावेश होने लगा। भारतीय वाद्य यंत्रों में तबला, सारंगी और जो अलगोजा है उनका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। भारतीय स्थापत्य कला थी, भवन निर्माण कला थी, उनमें लंबे चौड़े गोल गुंबज बनाए जाने लगे और मीनारें महलों पर बनाई जाने लगी। जो पुरुष और स्त्री वस्त्र थे उनमें भी, पुरुष और स्त्री जो परिधान था उसमें भी मुस्लिम संस्कृति की नज़र आने लगी। पुरुष प्राय जो भीड़े तंग पायजामे पहनने लगे, महिलाओं में चमकीले और चटक रंग वाले वस्त्रों का पहनावा शुरू होने लगा। जालीदार ओढ़नियाँ, जो महीन जालीदार ओढ़नियाँ हैं उनका प्रयोग होने लगा। महिलाओं में पर्दा प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। और उसमें आगे हैं कि आदिकालीन साहित्य पर आदिकाल के समय ही भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज की वर्तमान परिस्थितियों में भी ज्यों के त्यों हमें अपने युग की छवि को प्रकट करते हैं, जिनमें खजुराहो का कंदरेश्वर, भुवनेश्वर का वेल्लोर मंदिर और आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वे दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रमुख है। तो ये थी आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियां। अब आगे हैं आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता के अभाव के अंतर्गत है कि बहुत से जो हमें लेख प्राप्त होते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं में पहली है ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकाल में ऐसे बहुत से ग्रंथों की रचना की गई जिनमें रासो साहित्य प्रमुखता से लिखा गया। रासो साहित्य के कारण ही रासो साहित्य में अनेक जो साहित्य हैं उन साहित्यों में रासो साहित्य में समय और स्थान का, परिस्थितियों का बिल्कुल अभाव दिया गया है और परिस्थितियों के और समय के अभाव के कारण निश्चित काल खंड का वर्णन न हो पाने के कारण इन रासो ग्रंथों की घटनाओं, नामावलियों, तिथियों और राजवंशों का प्राय अभाव पाया जाता है। दूसरे जो ग्रंथ हैं जो आदिकाल से संबंधित लिखे गए हैं उनमें इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं दी गई हैं। एक दूसरे से सर्वथा भिन्न परिस्थितियां होने के कारण इनमें अनेक विद्वानों और साहित्यकारों में मतभेद सा बना रहता है। ऐतिहासिकता का अभाव होने के कारण इन्हें पूर्ण प्रमाणिक नहीं माना जाता। युद्ध वर्णन में सजीवता का वर्णन, युद्ध वर्णन में सजीवता, आदिकालीन साहित्य की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि जो कवि थे वह अपने आश्रयदाता के साथ युद्ध भूमि में जाकर उन जैसा आंखों देखा युद्ध का हाल वे अपने साहित्य में लिखा करते थे, वह सर्वथा विलक्षण है। जैसे युद्ध वर्णन के अंतर्गत जो कवि थे जिनमें प्रमुख रूप से हम
चारण कवि अपने कलम से नहीं बल्कि तलवार के भी धनी होते थे। चंद्रवरदायी है वह पृथ्वीराज के साथ कलम अपने साहित्य को लिखने के साथ साथ तलवार का भी धनी था। चंद्रवरदायी तलवार के माध्यम से तलवार के साथ उनसे लड़ता भी था और साथ ही अनेक दशाओं में वह पृथ्वीराज के साथ युद्ध लड़ता हुआ भी दिखाई देता है। और जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसकी आंखें फोड़ देता है और उसे कारागार में डालता है, तो वहाँ चंद्रवरदायी पहुँचता है अपने मित्र की रक्षा के लिए और वहाँ जाकर अपने मित्र को उत्साहित करता है अपने साहित्य के द्वारा और एक दोहा लिखकर उसे स्वरभेदी बाण चलाकर गौरी का अंत करने के लिए उत्साहित करता है और कहता है 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रधान ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे को सुनकर ओज गुण और वीरता से भरकर ओजस्वी स्वर को सुनकर और वीरता में भरकर पृथ्वीराज ने स्वरभेदी बाण चलाया और मोहम्मद गौरी का अंत कर दिया। ऐसी युद्ध वर्णन की सजीवता प्राय आदिकाल के ग्रंथों में देखने को मिलती है। प्रामाणिकता पर संदेह का तात्पर्य है कि जो आदिकाल के अधिकांश रासो कवि हैं उनके ग्रंथ हैं वह संदिग्ध परिस्थितियों पर लिखे गए हैं। रासो पृथ्वीराज रासो है, इसमें समय की प्रमुख विलक्षणता दिखाई देती है कि समय जो है प्रमुख रूप से समय प्रमाणिक नहीं है। पृथ्वीराज रासो में बताए गए काल, समय, राजवंश और जो घटनाएं हैं वह परमाल रासो, खुमान रासो इनसे मेल खाती नहीं नजर आती हैं और इसी कारण प्रामाणिकता का संदेह रहता है। अगली प्रवृत्ति विशेषता है वीर और श्रृंगार रस प्रधान। आदिकालीन साहित्य है वह प्रमुख रूप से अपने कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता की वीरता और उनके अपने रानियों के साथ प्रेम, प्रणय और आमोद प्रमोद के साधनों का वर्णन किया गया है। एक कवि है वह अपने राजा को खुश करने के लिए उसकी वीरता को बढ़ा चढ़ाकर अपने काव्य में लिखता था और राजा को किस प्रकार प्रसन्न करना है, यानी राजा की जैसी मनोवृत्ति होती थी। वह कला प्रेमी है, युद्ध कला में निपुण है, वीर है, साहसी है, राजनीति में निपुण है। वह नारी शक्ति है, जो नारी को अपने भोग विलास के रूप में देखता है, उससे किस प्रकार प्रेम अपना प्रकट करता है, रूप रंग पर किस प्रकार वह न्योछावर होता है, वे सब वीर और श्रृंगार रस के अंतर्गत प्रकट किया गया था। आश्रयदाताओं को अपने आश्रयदाता की प्रशंसा प्राप्ति और धन प्राप्ति और उच्च पद प्राप्ति के लिए ही प्राय दरबारी कवि अपने आश्रयदाता की पूर्ण मानसिकता पर खरा उतरने के लिए अपने काव्य लिखा करते थे। अगली है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता से तात्पर्य है कि उस समय संकुचित राष्ट्रीयता से अभिप्राय है कि आदि काल में यानी पौराणिक काल में भारत के अंतर्गत जो 1050 से 1375 विक्रमी संवत का समय है, उसमें भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य थे। छोटे छोटे राज्य अपने आप को उस राज्य के अनुसार ही संबोधित किया करते थे और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए ही प्राय युद्ध लड़े जाते थे। छोटे छोटे राज्य होने के कारण पूरा देश
अखंड भारत नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और पूर्ण राष्ट्रीयता का अभाव था। इसी कारण भारतीय राजा प्राय आपस में अपने शौर्य प्रदर्शन या छोटे छोटे तथ्यों पर, जब पानी के कुओं, तालाबों, खेतों के लिए, उपवन और पहाड़ों के लिए लड़ा करते थे, झरनों के पानी के लिए लड़ा करते थे, और इसी कारण संकुचित राष्ट्रीयता सब लोगों में फैली हुई थी। जैसा राजा होता था वैसी प्रजा होती थी, और छोटे छोटे गांवों के लिए, पशुओं के लिए प्राय युद्ध हुआ करते थे, और विदेशी आक्रमणकारी इसी भारतीयों की फूट का, हिंदुस्तानियों की फूट का फायदा उठाकर भारत में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुए थे। फिर है कल्पना की प्रचुरता। कल्पना की प्रचुरता के अंतर्गत अगला टॉपिक है, अगला इसका बिंदु है कल्पना की प्रचुरता। कल्पना शक्ति अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए जो कवि, चारण कवि हुआ करते थे, वे तथ्य परक रचनाएं न लिखकर परिलोक और अलौकिक घटनाओं का वर्णन अपने साहित्य में किया करते थे। कल्पना पर आधारित अधिकतर इनका पूरा साहित्य ही लिखा होता था। विविध छंदों का प्रयोग अपने पांडित्य प्रदर्शन के अंतर्गत, अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए रीतियों और संस्कृत कवि मुख्य होने के कारण इन्होंने अलग अलग छंदों का, क्लिष्ट भाषा का और अप्रचलित पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। फिर डिंगल पिंगल भाषा का सर्वाधिक प्रयोग, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग रासो ग्रंथों में सर्वाधिक रूप से किया गया था। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, रासो साहित्य में चारण और भाट कवियों ने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया, जिसमें जो अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है और अन्य अलंकारों के द्वारा अपनी वर्णनात्मकता, भाव व्यंजना का प्रयोग किया। और रसों का सर्वाधिक श्रृंगार और वीर रस का ही अपने आदिकालीन साहित्य में प्रयोग देखा जाता है। इसी आधार पर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि धनपाल जैन साहित्यकार की भविष्य कथा, मुनि राम सिंह की पाहुन दोहा, चंद्रमुनि का पुराण सार, ये प्रमुख रचनाएं हैं।